हेलो जूनियर्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। अगर 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स ढंग से पढ़ा है, सारे पॉलिनोमियल्स के अगर बेसिक्स कवर है, 10th में थोड़ा ही मॉडिफिकेशन हुआ है, सच बता रहा हूँ इतना मजा आने वाला है ना इस चैप्टर में, क्योंकि आप जो पहले फॉर्मूलेस पढ़ के आ चुके हो उन्हीं पे बेस्ड नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड उन्हीं फॉर्मूलेस को अप्लाई करके आपको अपनी तरफ से आंसर निकालने हैं। और जब आंसर आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है। तो फिर जिनने 9th अच्छे से नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, ये पहले लेक्चर में उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। 2-3 पार्ट्स बन जाएंगे कोई बात नहीं, पर हमें बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो जिनका बेसिक्स क्लियर है, 9th में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, तो उनको भी मैं प्रेफर करूंगा एक बार देख लो, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे कंसेप्ट्स के। पढ़ी हुई चीजों को दोबारा पढ़ लोगे तो और कंसेप्ट्स मजबूत होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रा के बारे में सुना होगा, एल्जेब्रा नाम का वर्ड सुना है। सबसे पहले तो एल्जेब्रा क्लियर होना चाहिए। एल्जेब्रा में वेरिएबल्स यूज होते हैं, एबीसीडी एक्स वाई जेड। अक्सर बच्चे देख के डर जाते हैं कि भैया ये मैथ्स है तो यहाँ एबीसीडी कहाँ से घुसाई। तो चलो पहले थोड़ा एल्जेब्रा की नॉलेज लेते हैं 4-5 मिनट, फिर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रा का ही पार्ट है। एल्जेब्रा थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं एल्जेब्रा की। एल्जेब्रा, तो देखो एल्जेब्रा हमारा वेरिएबल्स पे बेस्ड होता है। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, कोई भी लेटर, मान लो एक्स वाई जेड हो गए, ए बी सी, है ना, लेटर्स पे बेस्ड होता है। लेटर्स, अब देखो कि ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं, 3x+1। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि तीन तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? पहला है वेरिएबल। अलजेब्रा में ये तीन चीजें होती हैं, वेरिएबल, दूसरा है कोफिशिएंट। इंपॉर्टेंट वेरिएबल ही होता है, और ये बाकी के दो तो हमारे पूरे नंबर्स होते हैं, हमें एक सर्टेन वैल्यू इनकी मिली होती है। ठीक है, तो देखो ये हमारा वेरिएबल हो गया। क्या है? वेरिएबल। नोट कर लो अगर बेसिक ये नहीं क्लियर है। अब डेप्थ में चलेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। ये होता है हमारा जो भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ, किसी लेटर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहां पे ये लिख दिया है कि अब इस तरह लिख दिया है, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, और यहां पे कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट यहाँ पे ये होगा, बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 × 3 × x लिख सकते हैं, +1। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 1/3। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। गॉट इट? अब देखो कांस्टेंट होता है हमारा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होता है। होता कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल है। कैसे? देख लेते हैं। जैसे 1 है, यहां पे मान के चलो 1 की जगह अगर मैं लिख दूं यहां पे 7 लिख दिया, ठीक, चेंज कर दिया, 7 लिखा है। यहां पे नोट करना, ये कोई नहीं बताता है इतने डेप्थ में। ठीक है, टीचर्स स्कूल में नहीं बता पाते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया का, पॉजिटिव यूज करो। 7 × 1 में 7 लिख सकता हूं, 7 × x⁻0 को भी मैं 7 लिख सकता हूं। क्यों? अगर आपको पता होगा एल्जेब्रा की जरा सी भी नॉलेज होगी कि किसी भी चीज की पावर, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है, मान लो 7 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, 1.2 की पावर 0 है, कोई भी हो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, उसकी अगर पावर में 0 आ गया तो आंसर एक ही मिलने वाला है, 1। ओके, अब बात को ध्यान से समझना कि पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट डाउन करो
रफ करने जा रहा हूं मैं। देखो कोफिशिएंट समझ आ गया, ये कोफिशिएंट है जो मल्टीप्लिकेशन में, और कांस्टेंट भी समझ आ गया, वेरिएबल्स भी समझ आ गए। अभी वेरिएबल्स पे बात करेंगे, पहले मैं अलजेब्रा की ढंग से नॉलेज ले लेते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि 2 इंटू 2 में लिखता हूं, कि हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, जो कि आंसर 4 आता है। तो हम अगर x इंटू एक्स लिखेंगे तो हम इसको x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पता है। जितने टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा, अभी यहाँ पे आंसर ने, तो देखो यहां से पता चलता है कि x हमारा कोई नंबर है, अभी हमें डिटरमाइन नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। देखो वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं, अगर किसी चीज की हमें वैल्यू नहीं पता है, मान लो एज है, किसी भी नंबर की वैल्यू नहीं पता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसे किसी चीज से हम डिनोट कर देते हैं। बात को समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो यहां पे x वो नंबर है जिसको यहां पे रखने पे हमें 5 आंसर मिलने वाला है। यानी कि ये कौन सा नंबर होगा कि जिसको यहां पे रखने पे ये 5 आंसर दे। तो अभी हमें डिफाइन तो नहीं है ना, हमें डिफाइन नहीं है, तो हम किसी चीज से तो उसे डिनोट करेंगे, इसलिए लेटर्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेटर्स और सिंबल्स यूज हो जाते हैं। तो जैसे आज की अपनी जनरेशन में अगर किसी लड़के का नाम नहीं पता होता है हमें, बॉयज में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं बंदा नाम का, है ना। और आपने अपने ओल्डर जनरेशन में सुना होगा फलाना नाम का वर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें उसकी वैल्यू नहीं डिटरमाइन होती है, तो हम उसे किसी चीज से डिनोट करके चलते हैं, एक कॉमन चीज मान के चलते हैं। कॉमन चीज मान के चलते हैं, इसका क्या मतलब है अभी आगे देखेंगे। ठीक है, देखो इसी तरीके से ये एप्लीकेबल होता है। x इंटू, अगर मैं बात कर लेता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो सिंपली है, खोल दो यार, x इंटू एक्स हो गए, और एक और बार खोल दो x इंटू एक्स, तो गिन सकते हो टोटल हमारे 4 हैं, तो x रेज़ टू द पावर 4। जो चीजें, जो ऑपरेशंस आपके सिंपल नंबर्स के साथ अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि ये है एक तरीके से नंबर्स ही, बस इनको किसी चीज से हमने डिनोट किया हुआ है लेटर्स से। अभी हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ही आती, तो यहाँ 2 रखता, यहाँ 2 रखता, यहाँ पे 2 रख देता, बात तो वही आ जाती ना, 2 इंटू 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। समझ गए? चलो अब एक बात और समझना, वेरिएबल्स पे ही बात करते हैं, कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिख दी है 4n प्लस 1, वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ गए। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, नोट कर लो, थोड़ा मैथमेटिकल सिंबल्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखो n की यहाँ पे मैंने डिटरमाइन कर दिया है कि n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, पर मैंने थोड़ा लिमिट लगा दी कि n हमारा 10 से छोटा है और इक्वल है 10 के, मतलब हमारे पास n की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए? तो यहां पे अगर मैं क्या देता हूं कि 4n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर 9 था, तो बताओ यहाँ n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे n की क्या वैल्यू डालें, अभी हमें डिटरमाइन नहीं है, हमें n की वैल्यू क्या डालें कि ये 9 आ जाए, इस तरीके से आंसर मिल जाए हमें। तो हम सिंपली ऑपरेशंस कर देंगे, -1 इस तरफ करेंगे, -1 इस तरफ, तो 4n इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अभी 4 को सिंपली यहाँ नीचे भेज देंगे, तो n 8/4 यानी कि 2। समझे? तो इसी तरीके से हमें n बस डिफाइन नहीं था, हमें उसे किसी चीज से डिनोट करना था। ऐसे ही n की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है n को अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 डालते हैं तो +1 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। n को अगर 2 डाल देते हैं तो +1 इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा।
n को अगर हम 3 डालते हैं तो +1 = 13 आ जाएगा। तो n डिटरमाइन नहीं है, क्या हो सकता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें कब कौन सी वैल्यू डालनी है या फिर आंसर के अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या लानी है, हमें डिफाइन नहीं है वो क्या वैल्यू होगी उसकी, तो उसे किसी लेटर से डिनोट कर देते हैं, सिंपल। वेरिएबल का ये कंसेप्ट हो गया, नोट कर लो, ये वेरिएबल का कंसेप्ट था। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो जो मैंने दिया था, 2 × 2 = 2 स्क्वायर और x × x = x स्क्वायर। x की वैल्यू अगर 2 होती, सुनना सीखो, सुनना सीखो, मैं लिखते लिखते बोल रहा हूं, आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। जैसे 2 अगर x = 2 होता तो वही चीजें अप्लाई हो जाती कि नहीं, x × x, समझ गए होगे अब तो, x × x स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 2 डाल दोगे तो 2 × 2 = 2 स्क्वायर, ठीक है। तो होते ये भी एक वैल्यूज ही है पर हमें डिफाइन नहीं है, तो हम इन्हें किसी चीज से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये सिंपल फॉर्मूला बन जाता है सारे नंबर्स को लेके। जैसे ये लिखा है, अब अगर मैं यहाँ 3 डालूंगा, 4 डालूंगा, 5 डालूंगा, 5 डाल दिया, 5 × 5 = 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये एक हमारा जर्नल फॉर्म बन जाता है कोई भी नंबर के लिए, कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। समझ गए? क्वेश्चंस करोगे तब पता चलेगा। तो अलजेब्रा का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, खूब देर अलजेब्रा पढ़ा। अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखती है। अब पहले समझते हैं कि मैं अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना, कॉन्सेंट्रेट रहो कि पॉलिनोमियल्स देखो वेरिएबल्स से मिलके बने होते हैं, वेरिएबल्स से मिलके बने होते हैं। हमें अगर किसी सिचुएशन में अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, एज फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है, तो हम उन्हें किसी चीज से डिनोट कर देंगे। लेट स्पीड = x, ये स्पीड रही होगी। लेट एज = x, ये एज रही होगी। ये एप्लीकेशंस आप आगे के लीनियर इक्वेशंस में और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे। अभी सिंपली यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन जानते हैं ना, वही मैंने जो बताया कि x × x, अगर x स्क्वायर लिख सकते हैं, वो x × x को डिवाइड करोगे तो x से, तो ये हमें x देगा। ये सिंपली ऑपरेशंस लगाने जो आप नंबर्स के साथ लगाते हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, और इनके एप्लीकेशंस आप आगे पढ़ोगे तो समझ गए। पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। बात वही आ गई कि वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट अलजेब्रा में होते हैं, ये भी तीनों टर्म्स। तो ये अलजेब्रा का एक एक्सप्रेशन है जिसमें डिग्रीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं वेरिएबल्स की, ये मैटर करता है पॉलिनोमियल्स में, समझ गए। तो देखो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर था, अब यहाँ पे x⁻1 हो गया, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे पावर में 1 होता है। और इस 6 के साथ भी कुछ है, हालांकि ये एक कांस्टेंट है। इस 6 के साथ वही वाला कंसेप्ट लगा दो कि 6 × 1 6 होता है, 6 × x⁻0 रखोगे तो 6 ही आएगा। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, दिखने में अलग है बस बात सेम ही कहना चाह रहा है, कंक्लूजन आंसर सेम ही मिल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो 0 से पीछे नहीं जा सकते हैं हमारा डिग्रीज। डिग्रीज क्या होती है? पावर ऑफ कोफिशिएंट, पावर ऑफ वेरिएबल, सॉरी 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 सॉरी, पावर ऑफ वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से पीछे नहीं जा सकती। इस बात को नोट कर लेना, आगे इस पे बात होगी, तो अभी ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है। चलो समझ गए। देखो हम सारा पहले बेसिक नॉलेज ले रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पॉइंट पॉइंट पता होना चाहिए ना। आप डायरेक्ट कहोगे कि मैं स्टैंडर्ड चीज पे पहुंच जाऊं, तो 9th आपने पढ़ा नहीं है, बेसिक्स तो सीखो। चलो पॉलिनोमियल्स देखते हैं और स्प्लिट करके कि ये क्या होता है। पॉलिनोमियल्स, इन दो वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। पॉली मतलब होता है मैनी, नोट करना, कहीं पे नोट बना रहे हो, एक अपनी नोटबुक बना लो, स्कूल नोटबुक से अलग अपनी नोटबुक बनाओ जहां पे आप सोशल मीडिया के नोट्स रखते हो, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक से एक टीचर मिलेगा आपको, ठीक है।
मैनी टर्म्स। देखो टर्म्स देख लेते हैं क्या होता है। बहुत सारे टर्म्स से मिलके एक पॉलिनोमियल बना होता है। टर्म्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स: वेरिएबल, पावर, साइन एंड नंबर। साइन की बात क्या है? साइन पता है कौन सा? प्लस माइनस वाले साइन, समझे? तो देखो यहां पे एक नंबर है, वेरिएबल भी है, इसकी वेरिएबल की पावर भी 1 है, और साइन कौन सा है? पॉजिटिव है। कौन सा है वेरिएबल? ये देखो नंबर भी है, और यहाँ पे हमारा पावर भी है, साइन भी है। नंबर भी है, साइन भी है माइनस का, वेरिएबल भी है, पावर भी है। तो इसी तरीके से ये टर्म्स होते हैं, ठीक है? इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। और एक और चीज नोट करना कि ये सिंगल, अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 7, तो ये भी एक टर्म है। पता है अलजेब्रा में इन्हें कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। कैसे? अभी मैंने इसकी नॉलेज आपको दी है, x⁻�0, इसको मैं 7 इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है? कांस्टेंट टर्म। चाहे आप x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 100 डाल दो, उसकी पावर 0 है, 1 हो जाएगा, और 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होके भाई 7 देगा। तो इसलिए कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? नंबर्स भी होता है, ठीक? 7, 5, समझ गए? इस तरीके से नोट कर लिया होगा। तो ये बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि अगर आपको कभी अपने जूनियर्स को नॉलेज देनी है। वैसे इनके ज्यादा एप्लीकेशंस तो नहीं है आगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हम टर्म्स के बेसिस पे समझेंगे, वेरिएबल के बेसिस पे समझेंगे, डिग्रीज के बेसिस पे। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम कितनी तरीके से देख सकते हैं? देख हम इन तीन तरीकों से सकते हैं, और इन तीन तरीकों में हर एक पर्टिकुलर यानी कि टाइप में आपके पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। जिसमें एक बात नोट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है डिग्री का। ये थोड़ा हायर नॉलेज देगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। ये सब तो बस थोड़ा नाम क्या है, किसी चीज का नाम है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना, बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। और इन दोनों का ये जो वेरिएबल वाला है, इसका एप्लीकेशन आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है? और डिग्री वाला आपका हर जगह काम आने वाला है। थर्ड चैप्टर में इसको पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशंस है। और टर्म्स वाला तो ऐसा ही है भाई। चलो देख लेते हैं पहले टर्म्स। तो सबसे बेसिक देखते हैं टर्म। टर्म्स में टाइप देखते हैं पॉलिनोमियल्स के। पेशेंस के साथ देखो, टाइम वेस्टिंग लगे तो स्पीड बढ़ा लो वीडियो की। नाउ लेट्स सी। देखो टर्म्स के बेसिस पे हम अगर पॉलिनोमियल्स को देखें कितने टाइप के होते हैं, तो पहला होता है मोनोमियल, दूसरा बायनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, और फोर्थ वाला मल्टीनोमियल। तो देखो वन टर्म होगा तो इसको कहेंगे मोनोमियल। मोनो मतलब होता है वन, ये तो समझते होंगे ना, सिंगल की बात होती है तब मोनो का यूज किया जाता है, अगर बायो वायो पढ़े होंगे। अब देखो ये 2x³ ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है? सिंगल टर्म है क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। सेपरेट टर्म्स को क्या करते हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। एडिशन कॉमा सब्सट्रैक्शन, सेपरेट टर्म्स, ये तो समझते हैं ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन टर्म को सेपरेट करते हैं। ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, समझ गए? अब देखो टू टर्म्स है तो इनके बीच में एडिशन लग गया, 2x+3। 3 एक कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म समझाया था अभी। तो एक नंबर भी हमारा टर्म हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 7 लिख दिया तो ये इसे भी मोनोमियल ही कहूंगा मैं। ये देखो 4x³ + 1, दो टर्म्स हैं, पहला ये दूसरा ये, इसमें भी दो टर्म्स हैं, ठीक है? थर्ड एग्जांपल में। अब थर्ड वाले टाइप में देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है 3 टर्म्स। देख लो 3 टर्म्स हैं, x² + 2x + 3, 2x⁻⁴ + x² + 1। और फोर्थ वाला है मल्टीनोमियल, जिसमें मोर देन 3 हो जाते हैं। अब वो चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, इसे मल्टीनोमियल्स कह देते हैं। जिसमें एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, ठीक है? 5 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है? अब 3 से ज्यादा होने चाहिए, अब समझ गए होगे। तो ये सिंपल था बस, काफी बोरिंग सा लगता है, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, बेसिक्स नहीं क्लियर है, बोरिंग कुछ भी नहीं है, नॉलेज आपके पास होगी
आपको अंदर से स्टैंडर्ड फील होगा जब ढेर सारी नॉलेज होती है। आप टाइप सेकंड देख लेते हैं। टाइप में कौन सा वाला, वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी होता है, टू वेरिएबल भी होता है, थ्री वेरिएबल भी होता है, अरे कई वेरिएबल्स हो सकते हैं। देखो आप वेरिएबल्स के बेसिस पे सिंपली हम इनको नाम देते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। एक्स की बात की गई है तो पूरी इक्वेशन जो बनेगी पॉलिनोमियल की उसमें सब जगह एक्स होगा। जैसे ये देख लो खाली एक्स है, इसमें खाली वाई है, इसमें देखो ये तीन टर्म्स की इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स, बस खाली एक्स ही का यूज हुआ है। समझ गए, ढंग से पढ़ लो। पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स देखते हैं कि इसमें देखो दो तरीके के वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है। एक्स यूज हुआ है, वाई यूज हुआ है, एक्स यूज हुआ है, वाई यूज हुआ है, कोई भी दो तरीके के वेरिएबल्स यूज होंगे वो आप पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स समझोगे। अब बात को समझना कि ये जो पहला वाला है इसका इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में बहुत है, क्योंकि ये जो बाकी दो हैं, ये जो बाकी के हैं जिनमें और आगे दो से ज्यादा वेरिएबल्स वाले, समझना टू से ज्यादा वेरिएबल्स, ये आप आगे का चैप्टर आएगा थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस में इसके एप्लीकेशन पढ़ोगे। और ये जो पहला वाला है इसके एप्लीकेशंस आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फोर्थ चैप्टर है टेंथ में, ठीक है। तो यहां पे समझना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस रखेगा वन वेरिएबल वाला, टू वेरिएबल वाला खेल नहीं खेलेंगे। टू वेरिएबल्स का जो हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन करना है ये सब हम ये जो थर्ड चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशंस उसमें सीखेंगे। समझ गए, तो इतना नोट कर लो कि थ्री वेरिएबल्स यूज हुए पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में इस तरह पूछ लेगा कि बताओ, अगर ये एग्जांपल दे दिया, बताओ कह दिया कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, आप कहोगे नो बिकॉज हियर आर द टू वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस तरीके से बेसिक नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है। किसी चीज का नाम पता होना मैंडेटरी है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले पे, अब स्टार्ट होता है खेल, अब स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट चीज। क्या चीज है वो, डिग्री। डिग्रीज के बेसिस पे तो आप पहले नोट कर लो, फिर मैं इंडिविजुअली बात करूंगा। पहला लीनियर, दूसरा हमारा हो गया क्वाड्रेटिक, तीसरा हम ले लेते हैं क्यूबिक, चौथा है बाय क्वाड्रेटिक। इंपॉर्टेंट आपको स्टार्टिंग के तीन में ही खेलना है, इंपॉर्टेंट यही है। आगे जो लाइफ में इक्वेशंस मिलेंगी उसमें ये हमारा फंडामेंटल बेसिक्स है, और ये जो बाई क्वाड्रेटिक और इससे ज्यादा वाले आप इन्हीं से सॉल्व कर सकते हैं। बात को आगे समझेंगे, पहले इतना नोट करो। समझ नहीं आया होगा तो स्टार्टिंग के बस मैं बताना चाह रहा हूं कि तीन अच्छे से तैयार रखो। आपके बोर्ड्स में यही स्टार्टिंग के तीन से ही पूछा जाता है, फोर्थ वाला आया नहीं कभी, हालांकि आता है पर ज्यादातर आपका इन्हीं स्टार्टिंग के तीन से आएगा। अब देख लो, पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, समझ गए। अब इसमें देखो हम पॉइंट्स नोट करेंगे, हर पॉलिनोमियल की अगर डिग्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो उसके तीन पॉइंट्स नोट करेंगे। एक एग्जांपल लिख देता हूं लीनियर पॉलिनोमियल का, 2x+4 एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। पॉइंट्स नोट करना, 1 डिग्री
1 डिग्री पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछ लेगा। क्वेश्चंस देते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये आपको पूछ लेता है तो हाईएस्ट डिग्री देखना उस वेरिएबल में किस चीज की प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 1 हाईएस्ट डिग्री है तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब एक और बात बता दूं कि x रेज टू द पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y इस तरह लिखा हो सकता है, ठीक है, और y एक्स क्यूब। तो अब मैं पूछ लूंगा ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये देखो ये दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। अब आप कहोगे इनके साथ नंबर्स कहाँ गए, तो नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई 1 में है, कुछ लोग कहेंगे। तो दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अब देखो इनकी जो डिग्रीज है वेरिएबल्स की, इनको हम सिंपली ऐड कर देते हैं। पहले वाले टर्म की डिग्री क्या होगी 2 + 1, हमेशा याद रखना। दूसरे वाले की क्या होगी 3 + 1, तो ये 3 है, ये 4 है। तो हाईएस्ट डिग्री को प्रेफर किया जाता है। डिग्री इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दिख रहा है एकदम क्लियर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो लीनियर में क्या होगी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, है ना। अब क्योंकि इसके साथ x रेज़ टू द पावर 0 है, वो 1 जाता है तो इसको मैं हिडन रहने देते हैं हम लोग। इससे पीछे तो नहीं जा सकते नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो डिग्री 1 है तो मैक्सिमम रूट्स या फिर जीरोस ये क्या है, ये भी 1 ही होगा, क्योंकि डिग्री से पता चलता है कि मैक्सिमम कितने रूट्स और जीरोस हैं। अभी बात करेंगे। चलो इसे रफ करता हूं मैं, नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की जो इक्वेशन में रखने पे 0 आंसर मिल जाए, यानी ऐसी x की वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पे 0 आंसर मिल जाए। इसको करने का एक तरीका होता है, जैसे ये लीनियर की बात करूं, 2x + 4 को अगर मैं 0 के इक्वल रख देता हूं तो कहने का मतलब क्या है, बात समझना। यहां से कुछ नया सीखना स्टार्ट कर रहे हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं। देखो लीनियर की बात करते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री खाली 1 होती है, तो इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब इसका कहने का मतलब है कि इक्वेशन 0 के इक्वल है। अब जो भी x की वैल्यू आएगी वो वेरिएबल को एक तरफ रख के और नंबर्स को एक तरफ रख के, तो वही x की वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को फेवर करेगी। बात समझ रहे हो। जैसे मैंने ये लिखा था ना 2 + x = 5, तो अब यहाँ पे x = मैं 3 लिखा हूं, तो यही x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को 5 कर रही है। 3 ही x की वैल्यू है। तो हमने पहले से ही मान के चल दिया कि इक्वेशन 0 के इक्वल है, और इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के रूट्स निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, आगे सीखेंगे। तो चलो इसमें हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 इधर किया, -4 0 के साथ किया तो यहाँ -4, तो ये 2 था, तो x की वैल्यू नीचे भेजोगे तो -2 आ जाएगी। यहाँ पे रख के देख लो 0 आ रही है, तो खाली इसकी एक ही ऐसी वैल्यू है x की जो आंसर हमारा 0 कर दे रही है, इस इक्वेशन को पूरा 0 कर दे रही है। अब बात कर लेते हैं ग्राफ्स पे। ग्राफ्स हमें काफी नॉलेज देते हैं, काफी कॉन्फिडेंस देते हैं अगर हम ग्राफिकल नॉलेज रखते हैं अपने पास। देखो हम पहले तो देख लेते हैं ग्राफ का शेप क्या होगा। शेप होगा स्ट्रेट लाइन। नोट करना यही 3 पॉइंट्स होंगे जो आपको हर डिग्री के पॉलिनोमियल में सीखना है। कौन सा, कि डिग्री कौन सी है, मैक्सिमम रूट्स कितने हैं, और ग्राफ्स का शेप क्या है। तो देखो ग्राफ्स हमें बताते हैं हाउ मेनी जीरोस। आपको अभी इतना ही लर्न करना है कि ग्राफ से आपको सिर्फ इतना पता करना है कि कितने जीरोस हैं। ग्राफ से भी पता कर सकते हैं हाउ मेनी जीरोस, ठीक है। डिग्री से तो हम यही पता करते हैं कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, और ग्राफ से हम पता कर सकते हैं एग्जिस्ट कितने करें। मैक्सिमम 0 1 है, तो इसका कहने का मतलब है कि यहां पे कोई भी 0 नहीं हो सकता या फिर 1 होगा, ठीक है। या तो कोई 0 नहीं होगा, कोई ऐसी वैल्यू x की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि इसको इक्वेशन को 0 कर दे, यानी कोई भी इक्वेशन दी होगी, इसकी बात नहीं।
इसकी तो एग्जिस्ट कर रही है। अभी कोई इक्वेशन बना के दूं, जैसे ये इक्वेशन है कि हमारा कोफिशिएंट 0 रख दिया और x रेज टू द पावर 1 है, ठीक है, कोफिशिएंट इसके साथ ये अब 4 है। तब चाहे आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू, आना 4 ही है। 7 डालो, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, 4 ही बचेगा। 8 डालो, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, 4 ही बचेगा। अब ग्राफ्स पे देख लेते हैं हम कैसे पता करते हैं कि कितने जीरोस होंगे। तो देखो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, 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 कैसे भी स्ट्रेट लाइन जा सकती है। अब ये कितना कैसे बताता है कि हाउ मेनी जीरोस, एज मच टाइम्स लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस, जितने बार एक्स एक्सेस को कट किया होगा उतने ही जीरोस होंगे। ये सारी डिग्रीज के पॉलिनोमियल्स के लिए एप्लीकेबल है, आगे सीखेंगे। अभी लीनियर की बात चल रही है तो यहां देख लो। अब आपको इक्वेशन बनानी आती है। अब मैं अच्छे से ग्राफ ले लेता हूं, है ना, अच्छा सा एक ग्राफ ले लेता हूं। देखो बड़ा सा, तो एक्स एक्सेस आपको पता है ये होती है, ये वाई एक्सेस होती है, इतना तो बेसिक नॉलेज होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब इस तरह एक बॉक्स बनाता हूं जिसमें मैं वैल्यूज निकालूंगा, एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं तो रख के देख लो 4 आने वाला है। हमारा जो आंसर आएगा, एक बात नोट करना, ग्राफ्स में नोट करना, ये चीज कोई नहीं बताएगा, ये आप नहीं सीखने जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। कोई क्या, मैं कोई की बात कर रहा हूं यहां से टीचर्स से। टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको खुद सर्च करना होता है। तो सर्च करने आओ तो देख लो, वाई एक्सिस पे आंसर आता है, आंसर, और एक्स एक्सिस पे ग्राफ्स में हमने वेरिएबल्स एक्स वाई लेट किए, एक्स लेट किया है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल एक्स लेट किया है। अभी मैं यहाँ पे ए भी रख सकता हूं, यहाँ पे मान लो मैंने ए रख दिया, तो ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे, जैसे मैंने x 0 रखा था, ये पॉइंट 0,0 होता है। तो y हमारा जो आंसर आया है वो 4 आया है। इसका मतलब y एक्सेस पे नोट करना डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि a की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो भी तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, इसलिए हम इसको वेरिएबल भी बोल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है वेरिएबल पे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो एक्स एक्सिस पे होगा ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी, यहां पे रुक जाते हैं, थोड़ा और डेप्थ में नॉलेज लेते हैं। जो मैंने बात कही है इसको पॉज रखो। फिजिक्स पढ़ी होगी जिसमें आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, एस टी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है पर टाइम वेरिंग है। जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस को हम एस से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्पीड ऐसा रहने दो, ये फॉर्मूला अलग है। ग्राफ्स में डिनोट डिस्टेंस को एस से ही करते हैं। अब देखो हमारा टाइम बढ़ सकता है और डिस्टेंस सेम रह सकती है। डिस्टेंस एक ही जगह पे मैं खड़ा हूं, मेरा टाइम चलता रह रहा है, टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो चलता रहेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम रुक जाए और डिस्टेंस वेरी करे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसीलिए डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट है, यानी कि अगर स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड से कोई चीज चल रही है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे अगर मैंने इसको टाइम को स्टॉप कर दिया और डिस्टेंस बढ़ाते जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। टाइम अपने आप से बढ़ता रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए समझ गए एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं
और जो भी वो इंडिपेंडेंट से आंसर आता है वो हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं। अब ये एक्स, यहां पे जो एक्स रखा था उसके इक्वल नहीं था, ये वो बात नहीं थी। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये एक वेरिएबल है इतनी डेप्थ में। ठीक है, अब यहां पे ले लेता हूं मैं -1, एक्स की वैल्यू -1 रखी। ठीक है, यहां पे अब एक्स रहने देते हैं। एक्स की वैल्यू -1 रखी तो यहां पे हमारा आएगा 2 आएगा आंसर, चाहे देख लो, है ना। अगर यहां पे मैं रखता हूं अब -2 रखता हूं तो अब 0 आ जाएगा। समझ गए? अब चेक कर लो, देख रहे हो ये हमारा पॉइंट कौन सा था। अगर आपको ग्राफ्स भी नहीं रखना आता तो इस तरीके से कुछ इंटरवल्स में इस तरीके से वैल्यूज रखी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे हमें पहला पॉइंट कौन सा जानना है कि x 0 हो, यानी कि 0,4। एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा आगे लिखते हैं, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। पहला कौन सा था 0,4, अब लिखते हैं -1,2, अब लिखते हैं -2,0। एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, y को बाद में। तो 0 जहां पे हो और y एक्सिस की पॉजिटिव में 4 हो, तो पॉजिटिव वाली y एक्सिस ये है, और 0 पॉइंट यहां पे है x का, है ना। यहां पे 0 है, यहां पे दोनों पॉइंट एक्चुअली 0 होते हैं, पर हमें मतलब सिर्फ इसकी वैल्यू से है। तो 0 यहां पे, और y की 4 कौन सी है 1 2 3 4। ओके, समझ गए? अब देख लेते हैं -1,2। अब -1 में x तो लेफ्ट साइड में होगा, तो ये -1 ये रहा, और y में 2 आना चाहिए, तो यहां -1 से उठा के ये 2, ये पॉइंट रहा। अभी -2,0, तो ये -2 ये रहा, और y एक्सिस यहाँ पे 0 हो गया। तो अभी इन्हीं 3 पॉइंट से आप पास करा दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स रख के ग्राफ्स बनाना आना चाहिए। चलो इतना रफ करता हूं, नोट हो गया होगा। काफी डीप में बात हो गई है। नहीं समझ आ रहा है लेक्चर दोबारा देखना यार। मैं तो अपनी टाइम्स में पता है क्या करता था, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट होते थे, ऐसे ही तो सीखा जाता है मैथ्स को। कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो उसे बार बार देखो, रिपीट करके 10 बार देख सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बच्चे स्कूल में नहीं पूछ पाते हैं इसलिए वो वीक रह जाते हैं, और कोई वीक रहने का रीजन नहीं है। ठीक है, बार बार कंसेप्ट को सोचो, बार बार उनको रिपीट करके देखो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। समझो, यहां पे एक ऐसी भी वैल्यू हो सकती है कि अब देखो, जैसे मैंने कहा था मैक्सिमम √1 हो सकते हैं। तो लाइन इस तरह इंटरसेक्ट की, ये देखो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा -x एक्सिस में, यानी -x का कोई पॉइंट होगा जो इसका 0 होगा, जो भी इक्वेशन बनी होगी। ऐसे लाइन जा सकती है तो यहाँ पे पॉजिटिव में होगा, ऐसे जा सकती है तो यहां से मिल रहा है। ठीक है, और कोई लाइन ऐसे भी जा सकती है कि एक्स एक्सिस को काटे ही ना, यानी उसके पैरेलल हो जाए, यूं सीधी चली जाए या फिर यूं सीधी चली जाए। तो इसमें नो जीरोस हो सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, या फिर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। 0 भी पॉसिबल है। समझ गए? तो चलो आगे बात करते हैं। काफी डेप्थ में लीनियर को समझ लिया, अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। काफी जगह आपको लाइफ्स में देखने को मिलेगा। सबसे फंडामेंटल और बेसिक पॉलिनोमियल यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक। पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। एग्जांपल ले लें, मैक्सिमम डिग्री देखी जाती है, हम वेरिएबल की देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की देखते हैं, उससे पता करते हैं x² - 5x + x 6 है। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री मैक्सिमम 2 है। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम 2 जीरोस, जीरोस कहते हैं या फिर रूट्स भी कहते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस या फिर स्लैश रूट्स भी कह सकते हैं। तो स्लैश ईदर नेम्स को दिखाने के लिए या तो ये कह लो या तो ये कह लो। ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। ग्राफ की बात करें, शेप कौन सा होगा?
होगा पैराबोला। पैराबोला शेप होगा इसका। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियरली दिख रहा है? यस। अब देखो पैराबोलिक शेप कैसा होता है। यू शेप होता है, शेप यू होता है। पैराबोला इसको कहते हैं, शेप यू की तरह होता है। जैसे ये यू हो गया, ठीक है, ये यू हो गया, यहां पे कहीं पे यू बन जाएगा, यहां पे कहीं पे यू बन जाएगा, यहां पे कहीं पे यू, यहां पे कहीं पे। अब ऐसे ही करके आप यहां पे एक बॉक्स बना लीजिए। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि कैसे हो गया, हम नहीं मानेंगे कि ये यू शेप कैसे दे सकता है, तो भाई एग्जांपल्स आपके सामने, एग्जांपल्स तो लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एग्जांपल ले लो नंबर्स का, वैल्यूज रखते जाओ। जैसे x की जगह जो भी रखोगे, मान लो 1 रखा, अब इसकी जगह जहां जहां x की जगह 1 है वहां वहां 1 डालते जाओ, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो y में लिख दो, और x की जगह आप -1 डाल दो। -1 डाला, जो भी आंसर आएगा x की जगह हर जगह -1 डालो, तो जो भी आंसर आएगा आप y में लिख दो। ऐसे करके 4-5 वैल्यू ले लो। और ग्राफ्स को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको शेप देखना है तो दूर दूर वैल्यूज लो। जैसे पहली मैं आपको बता देता हूं, -1 ले लो, ठीक है, -1 ले ली, 1 ले लो, -5 ले लो, और यहाँ पे 5 ले लो, ठीक है। दूर दूर लेनी है, एक पॉजिटिव में ले लो, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले लो। एक्स की वैल्यू लेनी है तो कुछ पॉजिटिव में ले लो 3, कुछ नेगेटिव में ले लो, तो हमें जल्दी ग्राफ मिल जाता है। वरना अगर सब पॉजिटिव में लोगे तो कुछ इसी तरीके का आपका शेप रह जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में लोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, तो इस तरीके का शेप रह जाएगा। तो थोड़ा प्रेफर करता हूं तो दूर दूर लिया करो। अब ये वैल्यूज रख के देखो, आता है तो ठीक है, वरना और वैल्यूज डाल देना। अब बात करते हैं कि जैसे ये वाला ग्राफ था, इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट किया, ये अब 2 से ज्यादा तो कहीं कर नहीं सकता है, 2 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता है, ये तो आप करके देख लो। या तो इसने एक बार किया है, या तो यहां पे ये 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे, यहाँ पे 2 नेगेटिव रूट्स होंगे, या फिर ये एक इक्वेशन है जहां पे आपका एक ही रूट होगा। मैक्सिमम रूट्स 2 है, तो इसका मतलब क्या है, 0 1 2। ये वैल्यू आ सकती है हमारी रूट्स की, या तो एक भी नहीं होगा, या तो एक होगा, या तो 2 होगा, अब इससे ज्यादा न कम। या तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कोई रूट्स ही नहीं होते हैं, वो हवा में होते हैं। जैसे ये y को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को कर ही नहीं रहा है। और जैसे ये y पॉजिटिव y एक्सेस और पॉजिटिव x एक्सेस के बीच में लाई करता है, ये देखो पॉजिटिव y एक्सेस और नेगेटिव x एक्सेस के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल देख ले कि कौन सा ऐसा होगा जो हमारा एक भी रूट ना दे। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ जल्दी आएगा। एग्जांपल्स नोट करके रखा करो, थोड़े आपके नोट्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं और आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करते हैं। एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, मैं x² - 8x + 13, नहीं 13 नहीं, रुक जा -5x प्लस यहां पे 12 ले लेता। यस। अब आप देख लेना, इसका कोई रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इट हैज नो रूट्स। क्यूरियोसिटी होती है ना कि हमें एग्जाम्पल भी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जिनका नहीं एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल में ले लो, x² - 3x + 9, ओके। नहीं, यहां पे 2 रखो, +4। देख लेना, इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। कोई रूट एग्जिस्ट, यानी सॉरी, इट हैज ओनली 1 रूट। पहले वाली की बात आ गई, इट हैज ओनली 1 रूट, ओके। और 2 रूट वाला एग्जांपल आपके पास ये रखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी देख लिए, ग्राफ्स भी देख लिए, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इसको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
देखो लेक्चर लंबा हो जाएगा तो दूसरा बना देंगे, कोई बात नहीं, पर एकदम डेप्थ में बेसिक्स के चलते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैं उन लोगों को भी रिगार्ड करके चल रहा हूं, मुझे पता है 10 तक आते आते बहुत से लोगों का बेसिक अभी क्लियर ही नहीं है, उनको ये नहीं आता होगा कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास रूल। अगर मैं सिंपली अगर आपसे कह दूं यहां पे पॉज करके, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 की जगह पे अगर x की वैल्यू में डालता हूं 6, तो बताओ कि क्या आंसर आने वाला है। तो बहुत से लोग पता है क्या करेंगे कि इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है, ये बस खाली डिनोट करने के लिए है। इसका कहने का मतलब है ये p एक इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को, तो इसको p से डिनोट कर देते हैं। और इनमें कौन से वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो वो ये यहां पे x हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। बात को समझ लिए, यहां पे समझे, तो यहां पे 6 6 डालोगे, जैसे यहां 6 का स्क्वायर डाला माइनस 8 इंटू 6 हो गया है ना, प्लस 12। अब बहुत से लोग पता है क्या करेंगे, जैसे ये हो गया 36 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 12। अब ये क्या करेंगे कि ये 36 में 8 माइनस कर देंगे और 12 में 6 प्लस कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे पागल हो क्या, ये बीच वाला टर्म एक ही टर्म था, ये सेपरेट नहीं थे। मैंने क्या बताया था कि टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन सेपरेट नहीं करता है, एडिशन डिवीजन एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस करते हैं। तो ये एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही बात है। पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे और फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन, 36 माइनस और इसको मल्टीप्लाई करने पे 48 आएगा प्लस 12। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, दूसरा होता है डी होता है, फिर डिवीजन को देते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, फिर एडिशन को देते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन को देते हैं। तो यहां पे हमने सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया, मल्टीप्लीकेशन को। पहले हमने जहां जहां मल्टीप्लाई हो सकता था पहले मल्टीप्लाई किया। अब आप लोग क्या कर रहे थे, पहले ही एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो बाद में। तो ये ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मास के ऊपर भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो इतना कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो अब वापस आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉइंट्स नोट करो। 3 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो कि यहां पे मैक्सिमम 3 जीरोस या फिर रूट्स हो सकते हैं। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आता है हमारा क्यूबिक कर्व। वो क्यूबिक कर्व किस तरीके से हो सकता है, जैसे ये भी एक हमारा ग्राफ है क्यूब का, यहां गया और फिर यूं है यहां, ठीक है। ये भी एक है कि ये गया ये गया, ठीक। तो यहाँ पे और अगर हम इसको फैलाना चाहें, पॉइंट्स इक्वेशंस कैसे दिए वो मैटर करता है कि पॉइंट, वही मैटर करता है कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। अब मान लो कुछ इसका शेप इस तरीके से भी हो सकता था, ठीक है, और इसको मैं पीछे स्ट्रेच कर सकता था, या फिर इसका कुछ और इस तरीके से हो सकता था, आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाता। समझ गए, ये होता है हमारा क्यूबिक कर्व, यूं कर्व की तरह जाता है वेवी फॉर्म में। तो अब देखो ये हमारा ग्राफ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 और ये 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी इस ये ग्राफ जिस इक्वेशन से बना है वो इक्वेशंस के 3 रूट्स होंगे। आपको ग्राफ्स बना के दे सकते हैं और उसमें पूछ लेंगे कितने जीरोस होंगे, ये क्वेश्चंस हैं। ये देखो ग्राफ, इसमें खाली एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहां पे, ओरिजिन पे, 0 पे। इसे ओरिजिन कहते हैं ना, ग्राफिकल नॉलेज नहीं है तो जाओ देख के आओ, ओरिजिन, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल मैं ले लूं, एक्स क्यूब, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल है, पी डिनोट करता है पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल जिसमें एक्स वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है,
पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल से बना हुआ है। तो यहां पे देखना, यहां पे कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। अगर मैं a मान के चलता हूं, b मान के चलता हूं, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट होता है इक्वेशन में वही यहां पे ब्रैकेट में रखते हो। p पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, ये कंफ्यूज मत होना। x क्यूब रखा हुआ है तो यहां पे px था, अब p जीरो रख दोगे तो x की जगह जीरो रखा, अब जीरो का कुछ भी पावर हो जीरो ही आने वाला है। आंसर दिख रहा है एकदम क्लियरली? यस, ठीक है। तो ऐसे ही अगर p 2 रखा है मैंने तो x की जगह पे 2 रखो, 2 क्यूब, तो p2 को ऐसा ही लिखा रहने दो, और ये 2 का क्यूब होता है 8। तो इस तरीके से होता है। ये कंफ्यूजन भी क्लियर हुई? तो इसके भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें नो रूट्स हों, ऐसी इक्वेशंस हो सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा है मैक्सिमम, ये नोट कर लो, जैसे कि क्या, ये नोट कर लो बस, मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। समझ गए? चलो, हो गया आपका क्यूबिक भी कंप्लीट। इतनी नॉलेज इनफ थी, हायर क्लासेस तक साथ देगी, 11th 12th में भी नॉलेज साथ देगी। इतना डेप्थ में स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। चलो, कैमरा की पोजीशन फिर सही करते हैं। अब आ जाते हैं बाय क्वाड्रेटिक पे। बाय क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा ही समझ लेते हैं। बाय क्वाड्रेटिक, बाय मतलब होता है 2, और क्वाड्रेटिक जानते हैं कि 2 से स्टार्ट होती है। तो इस बाय क्वाड्रेटिक में मान लो a वेरिएबल था, इसका 4 से स्टार्ट हुआ है, फिर b था, फिर क्यूब हो गया, ऐसे ही एक एक करके घटाते जाते हैं। फिर c वेरिएबल, c कोफिशिएंट हो गया, a कोफिशिएंट, b कोफिशिएंट, c कोफिशिएंट जिसके साथ x स्क्वायर है, प्लस d जिसके साथ x वेरिएबल है, प्लस e हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया, ये हम कॉमन दिखा देते हैं। ठीक है, ए हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू। ठीक है, यहां पे मान लो मैं रख देता हूं 4 रख देता हूं, यहां पे हम मान लो रख देता हूं 5 रख देता हूं, यहां पे 6 रख देता हूं, यहां पे 1 ही रहने देता हूं डी की जगह पे, और ई की जगह पे मान लो मैं 12 रख देता हूं। तो इस तरीके से जो जिसकी डिग्री हाईएस्ट 4 हो वो बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, 4 से स्टार्ट हुई है तो इसके मैक्सिमम 4 रूट्स होंगे। अब ये रूट्स कैसे निकाले जाएंगे ये सब आगे सीखेंगे, जब डिवीजन सीखेंगे इन सब का। इनको डिवीजन करके कैसे रूट्स निकालते हैं। आपने लीनियर वाला तो सिंपली निकाल लिया था, क्योंकि उसमें पावर 1 थी, क्योंकि पावर 1 थी तो वेरिएबल को एक तरफ किया, आंसर को एक तरफ किया, तो सिंपली आपको x का जो भी आंसर आया था मिल जाता। अगर यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 4 है तो इसको वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर दिया, आंसर जो इस तरफ आएगा। तो हमें चाहिए तो x की ना, हमें इसकी तो वैल्यू चाहिए नहीं कि x रेज़ टू द पावर 4। अब यहां से 4 हटा के उधर 1/4 लगाओगे तो ये नौटंकी होती है। तो इसको आगे सीखेंगे। ठीक है, तो समझ लो इसका कोई रूट्स भी नहीं हो सकते, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेसिस पे भी कंप्लीट होता है। तो अभी तक ये बेसिक क्वेश्चंस की नॉलेज आपको पूरी तरीके से हो गई होगी। अब इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, करके देख लो। मैंने कहा वेरीफाई द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये जो x की वैल्यूज दी हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस के लिए, अब अगर मैं x की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो अब मुझे बताओ कि ये जीरोस होंगे कि नहीं, यानी ये x की वैल्यूज इस पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर देंगे कि नहीं। करेंगी तो ये जीरोस हैं, रूट्स हैं, नहीं करेंगी तो नहीं है। बस सिंपली आप सॉल्यूशन लिखोगे पहले वाले का, पॉलिनोमियल इक्वेशन को इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं तो इस तरह लिख दो 3x + 1, यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में वेरिएबल x है तो यहाँ पे x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो आप -1/3 x की जगह पे, 3 इंटू -1/3 + 1। अब बहुत से बच्चे क्या होंगे, इनको पकड़ लेंगे और फिर इसको रहने देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह से, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बात कर रहे हो यार, बोर्ड मास, ब्रैकेट यहां हमें दिख नहीं रहा है, डिवीजन हमें दिख नहीं रहा है, तो
फिर मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो हम पहले जहां जहां मल्टीप्लीकेशन है सब जगह कर लेंगे। जैसे ये मल्टीप्लीकेशन में थे तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, अब यहाँ -1 बचा, अब +1 रहने देते हैं, अब +1 -1, अब एडिशन कर देते हैं। एडिशन नहीं, वैसे तो हो सब्सट्रैक्शन रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, बात वही है, +1 -1 कट जाएंगे आपस में, फाइनल स्टेप यही होने वाला है, तो 0 आ जाएगा। तो हेंस इट इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब दूसरे वाले में px x² - 5x + 6 क्या रखना है, 2 रखना है, तो p2 ब्रैकेट लगाए इस तरीके से, यहाँ पे 2 रखा है, स्क्वायर माइनस 5 × 2 + 6। अब ये हमारा इस तरह एक ही है, एक ही बात है। अब ये 4 हो गया, -10 लिखोगे, पहले मल्टीप्लीकेशन किया, +6। अब ये मत कहना कि आपने पहले स्क्वायर कर दिया, अरे यार बात तो वही है ना, 2 का स्क्वायर 2 × 2 -5 × 2 5 × 2 + 6, तो मल्टीप्लाई तो ये भी हो रहे हैं ना, फालतू की बातें करते हो। बहुत से लोग ऐसे कहेंगे, मुझे नहीं पता, सामने होता तो बताता। -6 + 6, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, हेंस इट इज ऑल्सो द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यूज रख के वो वेरीफाई करना आपको आ गया है कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सिंपली कर डालेंगे। अब मुझे पूरा बिलीव है। अब देखो, अब हम जीरोस निकालना सीखते हैं। तीनों डिग्रीज के पॉलिनोमियल्स के लिए 0 निकालना सीखते हैं। डिग्री पे ही बात होगी अब, ठीक है, अब वो टर्म्स वाला भूल जाओ, वेरिएबल्स वाला भूल जाओ, अब डिग्री पे बेसिस पॉलिनोमियल्स पे बात होगी। देखते हैं अब, पहले देखते हैं लीनियर पे। तो लीनियर में क्या है यार, 2x - 7 = 0, ठीक है। अगर ये इक्वेशन दी है, मान लो px इस तरह, और मान लो इस तरह दी है py = हर जगह पे वेरिएबल y है -8, ठीक है, और pz = 3z - 9। तो अब मुझे पूछा गया है कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, इन सभी के रूट्स क्या क्या होंगे। तो सिंपली आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? अब अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं इसको पहले ही 0 के इक्वल मान लेता हूं, यानी कि ये इक्वेशन मुझे 0 लानी है। अब जो भी हमें वैल्यू को एक तरफ रख के और वेरिएबल को एक तरफ रख के आंसर मिलेगा, वो इस बात को फेवर करेगा। अब जैसे ये -7 था, इसको उधर भेजेंगे तो ये +7 होगा, इतना तो पता है ना। पर रियलिटी पता है क्या होती है जूनियर्स, देखना, मैंने इस तरफ +7 किया और इस तरफ +7 किया, 0 + 7, ठीक है। रियलिटी ये होती है, ये नहीं होती है कि मैंने उसको उठा के उधर भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है, ये तो सिर्फ हम शॉर्टकट के लिए ले लेते हैं कि अगर इसको उधर भेजा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो उधर भेजा तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो यहां से +7 -7 कट गया, 2x = खाली 7 बचा, 0 में 7 प्लस करोगे तो 7 ही होगा, और x की वैल्यू क्या हो गई, 7/2 आ गई। ऐसे करके दूसरे वाले के लिए देख लो, 2y - 8 = 0 रखा, और y 2y = 8 हो गया। अब यहाँ 2 को नीचे डिवीजन में भेजोगे 8 के साथ, तो डिवाइड करके 4 आंसर देगा, तो y की वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से आप सिंपली लीनियर के तो निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक देखो, इसमें हम फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे और रूट्स निकालना भी सीखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पहले नोट करना। क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि फैक्टराइज करो इक्वेशन को, फैक्टराइज और जीरोस की वैल्यू निकालना, ठीक है, नोट्स में रख लेना। अब मैं एक इक्वेशन लेता हूं, x² - 8x + 12 = 0, समझ गए। अब मुझे कहा गया है कि इस इक्वेशन के पहले तो जीरोस निकालो, तो मैंने पहले इस इक्वेशन को 0, वैसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया होगा, px = तो
अब ये जो पी एक्स है ये आंसर का काम करता है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, जैसे P11 लिया तो सब जगह पे 11 डालेंगे इक्वेशन में, जहां जहां x प्रेजेंट होगा जो भी वैल्यू आंसर आएगा वो px आंसर को डिनोट करता है ना। वैसे तो ये पॉलिनोमियल है p और ये वेरिएबल है, तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाता है। अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि आंसर हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को 0 करना है तो हम पहले से इसको मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारा कोफिशिएंट प्रेजेंट है 1 प्रेजेंट है। अब इस कोफिशिएंट को उठा के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो करना तो हमें पहले वाले टर्म को लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर को सिंपली 1 इंटू एक्स स्क्वायर को सिंपली आप 12 से करते हैं तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 12, तो आपको सिंपली बस 12 एक्स स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। इसको साइड में रखे रहो। हमें खाली यहां पे जो भी मल्टीप्लाई करने पे कोफिशिएंट मिल रहा है, पहले लिखो जो कोफिशिएंट मिल रहा है, यानी कि सिंपली मैंने कह दिया इनके इस कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, या फिर पूरे को जो भी मल्टीप्लाई करके, यानी इस पूरे टर्म को उठा के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो भी कोफिशिएंट आएगा वेरिएबल के साथ उसको हम फैक्टराइज करेंगे। 12 है, इसको फैक्टराइज आप सिंपली इस तरह मत कर देना, एलसीएम लेना तो जानते होंगे। तो यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 3 हो जाएगा, अब यहाँ 3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसको मैंने कहा है फैक्टराइज एकदम पूरी तरीके से स्प्लिट करना है। जैसे अगर यहाँ पे 32 लिखा था तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 4 फिर यहाँ 8 लिख दोगे, फिर 4 से कर दो, फिर यहाँ 2 से, फिर ये 2, इस तरह शॉर्टकट नहीं मानना है। इसमें हमें जितना लॉन्ग कट हो सकता है। अब जैसे यहाँ 12 था, अब 2 से मैं स्टार्ट करूंगा, 1 से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, 1 तो हर किसी को डिवाइड कर देगा तो ऐसा तो इंफिनिटी तक चला जाएगा। स्टार्ट 2 से करना है, 2 से नहीं होगा 3 से करो, 3 से नहीं होगा 4 से करो, ऐसे करके पीछे से स्टार्ट करके धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ो। 2 से डिवाइड किया 6 आया, अब फिर से 2 से हो रहा है तो कर दो, 3 आया, अब 2 से तो नहीं हो पाएगा, अब 3 से हो पाएगा तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया। समझ गए। अब ये हमें जो 3 तरीके के नंबर्स मिले इनको साइड में लिख लेंगे, 2 2 3। अब ये जो 3 तरीके के नंबर्स हैं इनको मुझे कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 2 पेयर में बनाना है कि ये जो बीच वाला टर्म है एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पे यही है। बात को समझना। पहले मैं एक्स्ट्रा चीजें रफ कर देता हूं जो फालतू की हैं, अब ताकि आपको थोड़ा फ्रेश फील हो। नोट कर लेना पीछे जाके, ठीक है। अब देखो 2 2 3 मिले थे, अब इसको मैं चाहे इस तरह मल्टीप्लाई कर दूं 4 और फिर 3 को ऐसे ही रहने दूं। 2 नंबर्स चाहिए मुझे, क्या चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए। अब ये जितने भी नंबर्स मिले हैं इनमें से कुछ को मल्टीप्लाई करके और कुछ को मल्टीप्लाई करके हमें 2 नंबर्स बनाने हैं। खाली सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 ही आने वाला है ना, क्योंकि है तो सब उसी के फैक्टर्स, तो सबको नहीं करना है, कुछ को करके एक बनेगा, कुछ को करके एक बनेगा। अब ये मैंने किया था, अब या तो मैं ये कर सकता हूं कि 3 इंटू 2 कर दूं तो 6 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो ये 2 तरीके के हमें पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। 2 को ऐसे ही रहने दिया, 3 इंटू 2 कर दिया। तो अब देखो हमें ये करना है कि वो पेयर्स उठाने हैं जो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करने पे बीच वाला टर्म दे। बीच वाला टर्म कौन सा, ये कैसे देखेंगे, माइनस लिखा था, अब यहां पे 6 प्लस 2 कर दो, एक्स ऐसे ही रहने दो, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अब ये माइनस सब दोनों के साथ चला जाएगा और x दोनों के साथ आ जाएगा, तो -6x लिख सकते हो, -2x लिख सकते हैं, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको ऐड करके देख लो, माइनस माइनस प्लस होता है तो -8x ही देने वाले हैं ये, ठीक है। तो x स्क्वायर -6x, ये हमें एक पेयर मिला है, और दूसरा क्या मिला है, दूसरा हमें मिला है -2x प्लस 12, 2 नंबर्स का ये मिला है हमें।
दो टर्म्स ये मिले, दो टर्म्स ये मिले, तो हमें इन दो दो को अलग कर देना है। अब यहां से हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है। तो अगर x एक बाहर गया तो यहां क्या बचेगा? x माइनस सिक्स, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही ऊपर वाला तो आएगा। अब देखो हमें जो यहां पहले ब्रैकेट में मिल गया, अब हमें ऐसे कॉमन लेना है, इस तरीके से कॉमन लेना है कि यहां पे भी वही हो। तो हम -2 कॉमन लिए तो x माइनस सिक्स ही होगा। चाहे देख लो, इस -2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -2x होगा, इस -2 को इधर करोगे तो +12x होगा। तो जो पहले ब्रैकेट में आता है तो उसी तरीके से कॉमन लेना है कि हमें दूसरे ब्रैकेट में भी वही मिले। अब यहां देखो x माइनस सिक्स दो चीजें कॉमन मिल रही है। इसको अगर मैं एक चीज मान लू, है ना, ये एक चीज है, कोई एक वैल्यू देगा। अगर x की यहां 7 हुई तो यहाँ 6 के साथ रख के हमें 1 देगा, x की यहाँ पे 8 हुई तो 6 के साथ रख के हमें 2 देगा। तो हम इसको एक चीज मान लेते हैं। तो अगर ये एक चीज है, ये चीज x के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, ये चीज -2 के साथ में भी है, तो इसे कॉमन इसे भी लिया जा सकता है। दो बार कॉमन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले यहाँ पे स्प्लिट करके फिर यहाँ पे। तो अब बचेगा क्या? x -2 बचेगा, ठीक है। अब ये बात कहना क्या चाह रहा है, या तो ये चीज जीरो होगी या तो ये चीज जीरो होगी, क्योंकि अगर ये जीरो होगी तो ये जो ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू आए इसके साथ मल्टीप्लाई होके जीरो देगा, या फिर अगर ये जीरो हुई तो ये चाहे कोई भी वैल्यू दे, मल्टीप्लाई होके आंसर जीरो ही मिलने वाला है। तो हम दोनों को ही जीरो को इक्वल करके रख देते हैं। तो x माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी ना, जैसे आप 2 + 2 4 करते हो, वैसे 2x + 2 4x हो सकता है कि नहीं? कैसे? एकदम क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे x को मैं 1 मान के चलता तो यहाँ पे भी मुझे 1 रखना पड़ता, तो यहाँ सब जगह 1 रख के देख लो, 2 × 1 प्लस 2 × 1 और यहाँ पे 4 × 1 आता तो वही ना। तो इस तरीके से ये भी एक नंबर है। तो 2x + 2x ये सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो ऐड होके जो भी आएगा, सिंपली एडिशन मल्टी सब्सट्रैक्शन करते हो नंबर्स के साथ, वैसे ही वेरिएबल्स के साथ भी करना होता है, ठीक है। जैसे -6 -2 करते आप -8 लिखते, वैसे ही -6x -2x करोगे तो -8x लिखोगे। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी ना आपको। बहुत से लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे और मैं नहीं जानता क्या डाउट फंस रहा है। अब चलो, जैसे दो कंडीशंस हमने ली थी, पहले ये वाली ली थी तो इसमें x = 6 मिलेगा, और दूसरी ये वाली ली थी जिसमें x = 2 मिलेगा। तो 6, 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के 6 और 2 दो ये वैल्यूज हैं जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला केस था। अब 9th की बुक उठाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, RDRS कई तरह की बुक है, सबसे सीखो। रूट्स वाले सीखो, जैसे रूट में कुछ दे दिया गया है और फ्रैक्शंस में कुछ यहाँ पे कोफिशिएंट्स में दे दिया गया है, तो इस तरीके के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हर तरीके के क्वेश्चंस लगा डालो। अभी तो ये सिंपल आप नंबर्स थे, अभी रूट्स में भी मिल जाएगा, जैसे √8 है ना, √8 करके कोफिशिएंट, रूट में कोई भी कोफिशिएंट मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था मेथड, नोट डाउन कर लो इसे। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, ये खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ लागू होता है, ओनली विद क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, चलो देख लेते हैं एक एग्जांपल और बढ़िया सा। ये क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। इसमें मैंने ये इस वाले पूरे को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला था, 4s² मिला था, ठीक है। अब इसमें से मैंने ये कोफिशिएंट को उठाया, इसको मैंने फैक्टराइज किया, इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ खाली 2 और 2 से, अब 1 आ जाएगा, यहाँ पे रुक जाएंगे। अब 2 × 2 दो नंबर्स, दो पेयर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब
इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पे हमें मिल जाएगा। अब -2s अगर इनको ऐड करोगे तो देखो -4s मिल रहा है। माइनस वाला टर्म जो भी साइन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होता है वो ये कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता ही होता है। जैसे यहाँ पे 2 के साथ s मल्टीप्लाई हुआ है और -6 हुआ है, माइनस भी हुआ है, माइनस यहाँ पे भी है और s यहाँ पे भी है, तो ये चीज नोट करना। हमें s की वैल्यू सिंपली 1/2 ही मिलेगी दोनों ब्रैकेट से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल देगा फैक्टराइज करो इस इक्वेशन को, तो फैक्टराइज इसी मेथड से करा जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। किसको? क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन की कंडीशन हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह देता हूं 8 को फैक्टराइज करो, तो 8 को आप इस तरह करते हैं 4 × 2, या फिर आप लिख देते हैं 2 × 2 × 2, यानी मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंट टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंट नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखो जिनको टोटल ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आंसर यही आना चाहिए। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन, अगर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई आता है ना, इसको मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता होगा बहुत से बच्चों को, कि पहले वाले टर्म को दूसरे वाले के पहले से किया तो 4s² मिला, और फिर इसी को फिर इससे किया तो माइनस साइन वही रहेगा, तो -2s रहेगा, जो साइन होता है वो रहने देता है। अब -1 को इस वाले टर्म को पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट के पहले टर्म से करते हैं तो हमें मिलेगा -2s। अब इसी -1 को -1 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 मिलेगा। अब देख लो 4s² - 4s+1 यही आ रही है इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन, जैसे कि 8 को मैंने इस तरीके से फैक्टराइज किया था, मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आ रहा था, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आ रहा था, तो ये फैक्टर्स थे इनके, ठीक है। समझ गए होंगे फैक्टर्स क्या होता है, समझे, नोट डाउन कर लो। काफी लेंदी लेक्चर हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जुटे रहो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आना जरूर।